हेलो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की संभावना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है 8.16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है साथियों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, आपको पता होना चाहिए चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है 1.28 सेकेंड लगता है, कहीं पर 1.3 सेकेंड भी लिखा है, तो लगभग है 1.8। यह महत्वपूर्ण है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। क्लियर हो जाइए। दो चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से रीट के लिए। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तु हैं या निम्न में से कौन सी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, तो आपको इसको क्लियर करना है। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, वे प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे सूर्य और बल्ब प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, है, लेकिन उस पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है, अन्य कोई अपने वस्तुएं हैं, वो सभी। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, आप प्रश्न के समय इसको ध्यान रखें। प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं चमकीली होती है। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे या अन्य स्रोतों से प्रकाश डालने पर दिखाई देने लगती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिमाग के अंदर बैठा देना अच्छी तरह से लिख करके। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। साथियों याद रखें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यदि दो समतल दर्पण इतने डिग्री पे 90 डिग्री पे दोनों आपस में झुके हुए हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। यदि दो समतल दर्पण 40 डिग्री कोण पर आपस में झुके हुए तो उनके बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो इस प्रकार से अगर समतल दर्पण वापस नीचे डिग्री पर झुके हुए हैं तो उनके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है। तो साधारण सा है, बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल। आप याद रखें, आपको 360 डिग्री के अंदर संबंधित कोण डिग्री का भाग देना है। 360 में संबंधित डिग्री का भाग देना है। भाग देने पर अगर संख्या सम संख्या आती है तो उसमें से 1 माइनस कर देना, आप प्रतिबिंब की संख्या आ जाएगी। और अगर 360 में थीटा का भाग देने पर, डिग्री का भाग देने पर संख्या विषम संख्या आ जाती है तो वही प्रतिबिंब बनेंगे। सम संख्या आने पर -1 करना है, प्रतिबिंब संख्या आ जाएगी। और विषम संख्या आने पर प्रतिबिंब वही संख्या बनेगी, -1 नहीं करना है। याद रखिए। एग्जाम्पल अभी देखते हैं अपन। जैसे आपके सामने दो समतल दर्पण में, प्रश्न की भाषा बोल रहा हूँ, दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर झुके हुए हैं तो उनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो 360 90 से डिवाइड किया, 4 आ गए, 4 में से 4 मतलब सम संख्या आ गई है, सम संख्या में थे 1 माइनस करना, 1 माइनस को तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पे आपस में झुके हुए हैं तो उनके बीच में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो बनेंगे साथियों 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इंपॉर्टेंट है। 40 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो 360 के इनका डिवाइड किया तो 9 आए, 9 विषम संख्या हो गई। 9 विषम संख्या आने पर 9 ही प्रतिबिंब बनेंगे। विषम संख्या आने पर -1 नहीं करेंगे। याद रखें साथियों। तो 40 डिग्री पर दो समतल दर्पण आपस में झुके हुए हैं तो उनके बीच में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो उनकी संख्या होगी 9। इसी प्रकार से आपके लिए 30 डिग्री पर झुके समतल दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, आप ये निकाल करके कमेंट में जरूर बताएं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शेविंग बनाते समय किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। शेविंग बनाते समय किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
तो शेविंग बनाते समय और मोटर गाड़ी की हेडलाइट में और दंत विशेषज्ञ द्वारा जो प्रयुक्त दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होता है साथियों लाल रंग का, और प्रकीर्णन होता है सबसे कम। और प्रकीर्णन कम होने के कारण और तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल रंग दूर स्थिति से भी दिखाई देता है, दूर तक दिखाई देता है। इसलिए एम्बुलेंस के ऊपर जो लाल बत्ती लगती है वो अपने लाल रंग की होती है। तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है साथियों? लाल रंग का। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण याद कर देना। प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? रात्रि में तारों का टिमटिमाना, बर्तन में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और पानी में डूबी हुई छड़ पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, और सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य क्षैतिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना। तो ये उदाहरण है साथियों प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण। रात में तारों के टिमटिमाना उदाहरण है प्रकाश अपवर्तन का, प्रकाश परावर्तन का, प्रकाश विक्षेपण का, प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो साथियों राइट आंसर लिखेंगे आप प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे रात्रि में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसी बर्तन में पानी से भरा हुआ बर्तन है, उसमें अगर कोई सिक्का पड़ा हुआ है तो वो सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है। आप बताइए, प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग नहीं है, लाल नहीं है, पीला नहीं है, हरा नहीं है, नीला नहीं है, कौन सा नहीं है? तो साथियों प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। तो पीला रंग है वो प्राथमिक रंग नहीं है। लाल, हरा, नीला ये तीनों रंग प्राथमिक रंग हैं। इन तीनों रंगों से अन्य रंग बनाए जाते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक रंग कहते हैं। याद रखते हैं, लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना उदाहरण है, या किसी फसल पे पड़ी हुई बूंदे, ओस की पड़ी हुई बूंदे सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती हैं, ये उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण है साथियों प्रकाश व्यतीकरण का उदाहरण। प्रकाश व्यतीकरण का, बूंदों का रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश व्यतीकरण का उदाहरण है, प्रकाश व्यतीकरण का। नेक्स्ट 11, नेत्रदान के समय दान किया जाता है। नेत्रदान के समय जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया हमारे नेत्र का भाग है, आँख का भाग कॉर्निया, वो दान दिया जाता है। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कैसे कार्य करता है? मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। और मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और जो दान दिया जाता है नेत्रदान के समय कॉर्निया का दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नेत्र संसंजक क्षमता। नेत्र संसंजक क्षमता या किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम सीमा, स्पष्ट देखने की न्यूनतम सीमा है तो साथियों 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वो निश्चित दूरी जहाँ तक वस्तुओं को अपन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहाँ से दूर रखना चाहिए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर नेत्र की संसंजक क्षमता है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम सीमा 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उससे अधिक कितनी बड़ी हो सकती है? इसी टॉपिक में ऐड करते हुए नेत्र दोष से संबंधित कोई क्वेश्चन जरूर आता है। मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है? तो देखिए मायोपिया, मायोपिया क्या है? मायोपिया साथियों निकट दृष्टि दोष है। आप यहाँ पर विपरीत समझें। देखो, निकट दृष्टि दोष का अर्थ ये होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। विलोम शब्द के रूप में इसको अर्थ करें। निकट दृष्टि दोष का अर्थ है निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और मायोपिया कहते हैं इस स्थिति को। और मायोपिया में आपको अवतल लेंस उपयोग में लेना है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस, याद रखें अपसारी लेंस। इसका विपरीत हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया होता है साथियों दूरदृष्टि। दूरदृष्टि, दूर के अंदर क्या होता है? दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु
स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर तो ऊ से उत्तर लेंस, या आप ऐसे रखें, दूर दृष्टि दोष में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। याद रखें, दूर दृष्टि दोष में उत्तर लेंस का ऊ से याद रखें आप, इस संकेत में थोड़ा दूर उत्तर लेंस का प्रयोग है। और उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। और दूर दृष्टि दोष को अपन बोलते हैं साथियों हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया है निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया है दूर दृष्टि दोष। याद रखें साथियों। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दोनों प्रकार की दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष शामिल होते हैं। न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसी स्थिति में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है, डीफॉक्सी लेंस, डीफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। और दृष्टि वैषम्यता, अंधबिंदुकता, अंधबिंदुकता, अंधबिंदुकता ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थान पर रखी वस्तुओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाना, यानी कि वस्तु ऊपर है या नीचे है उसका स्थान का पता नहीं चल पाना, क्षैतिज स्थिति पर रखी हुई की वस्तुओं के अंतर नहीं स्पष्ट करता है, तो ये कहलाती हैं साथियों अंधबिंदुकता या दृष्टि वैषम्यता। और अंधबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप परीक्षा की दृष्टि से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया ये याद रखें। दृष्टि वैषम्यता पूछ देते हैं तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो मायोपिया में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं साथियों, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का, प्रेस बायोपिया में डीफॉक्सी लेंस का और दृष्टि वैषम्यता अंधबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। आओ क्वेश्चन 19, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहलाता है घटक रंगों में विभाजन होना। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष उदाहरण है, इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। क्वेश्चन 20, प्रिज्म आपतित सफेद प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त करता है। प्रिज्म आपतित सफेद प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त करता है। इस पट्टी का मध्य रंग होता है पीला रंग होता है। ठीक है साथियों, प्रिज्म द्वारा आपतित प्रकाश की 7 रंगों की पट्टी में जो पीला रंग है वो मध्य रंग माना गया है। ये याद रखें, मध्य रंग ही रखें, हरा नहीं करें। 21, लेंस की समता का मात्रक होता है। लेंस की समता का मात्रक ऐसा ही मात्रक है साथियों डायोप्टर। लेंस की क्षमता मापने का मात्रक है डायोप्टर। और अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु, मानव आंख लेंस होता है। मानव आंख लेंस किस तरह, कौन से लेंस की तरह कार्य करता है, तो साथियों वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की तरह मानव आंख का जो लेंस है वो कार्य करता है। तो ये थे साथियों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और लगातार पढ़ाई पे बने रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।